हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ लीगल स्टिक्स। तो बेटा, हम लोग पिछली क्लास में इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे थे और हम लोग प्रेसिडेंट को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स पढ़ाए थे। और आज ये क्लास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स के ऊपर है। अगर हम पावर्स की बात करते हैं तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहली बात तो है कौन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आर्टिकल 53 में अगर आप जाए तो आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक डी जुरे हेड है इंडिया के। He is the de jure head of India, and someone who is the de jure head he is the de jure head of India. और पहली बात, वो इंसान जो इंडिया का डी जुरे हेड होता है, इसका मतलब भाई वो एक सिंबॉलिक हेड है, रियल हेड नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि भाई रियल हेड कौन है। तो अगर हम रियल हेड में जाते हैं तो भाई रियल हेड हमारे इंडिया के इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और कुछ इसी तरीके के सिस्टम को आप पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन कहते हैं, जिसको हम लोग वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भी कहते हैं। और यही सिस्टम हमने इंडिया में अडॉप्ट भी किया है। इंडिया के अलावा बहुत सारी और कंट्रीज में इंडिया का ये सिस्टम फॉलो होता है। तो अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स की बात करता हूं तो पहली बात तो एग्जीक्यूटिव पावर्स आती है। भाई देखो, एग्जीक्यूटिव पावर्स में दो तरह की पावर्स होती है। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किन किन लोगों को अपॉइंट करते हैं, और दूसरी बात ये है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लॉ मेकिंग पावर्स में, मतलब जहां तक लॉ इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, लॉ इंप्लीमेंटेशन में वेयर ही स्टैंड्स। तो हम बात करते हैं भाई लॉ मेकिंग पावर, सॉरी लॉ इंप्लीमेंटेशन पावर्स में। तो जितने भी इंडिया के एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस का मतलब क्या होता है? ऑल द लॉ इंप्लीमेंटेशन एक्शंस। लॉ इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड एक्शंस, ये समझ सकते हो आप कि कानून को लागू करने से रिलेटेड जितने भी पावर्स होती हैं वो सब हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। जैसे हम लोगों को पता है भी, बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता है ना। क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम, और आई वुड से इज द यूनियन हेड ऑफ, सॉरी इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जब तक प्रेसिडेंट ना चाहे, मतलब जब तक प्रेसिडेंट साइन ना कर दे, तब तक पार्लियामेंट का कोई भी बिल एक्ट नहीं होता। तो ये तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट की पावर नंबर 1 को पढ़ा था। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं ये। तो ऐसे में ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर। पहली बात तो अपॉइंटमेंट का यहाँ पर मतलब इलेक्शन से बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन तो इंडियन सिटीजन करते हैं, भारत की जनता करती है। बट अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट का मतलब सीधा सीधा ओथ से होता है। तो अगर मैं ओथ सेरेमनी की बात करता हूँ, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किन किन लोगों को ओथ एडमिनिस्टर करवाते हैं, तो उसमें हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आते हैं, इंडिया के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। देन वी हैव अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सभी मेंबर्स आते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सभी मेंबर्स आते हैं, सभी गवर्नर्स आते हैं स्टेट के, और यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं यूनियन टेरिटरीज के। जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है मैं वो लिख देता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इवन ये लोग भी प्रेसिडेंट के हैंडल से ही अपॉइंट होते हैं। इसी के बाद फाइनेंस कमीशन के सभी मेंबर्स और चेयरमैन, ये भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद अपॉइंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, वो है इंटरस्टेट काउंसिल। अब यार ये इंटरस्टेट काउंसिल क्या होती है? देखिए, बहुत कभी के बार अगर मैं बात करता हूँ हमारे इंडिया के 2 स्टेट्स की, तो हमारे इंडिया में 2 स्टेट में कभी के बार जो रिलेशंस होते हैं वो बिगड़ सकते हैं। हो सकता है कि यार, जैसे अगर मैं कावेरी रिवर की बात करूं, तो कावेरी रिवर को लेकर जहां जहां से कावेरी रिवर फ्लो करती है, उनके बीच में डिस्प्यूट रहता ही रहता है। और ऐसे में डिस्प्यूट्स उनके बीच में ना हो,
तो हमारे यहाँ पर एक सरकारिया कमीशन बैठती है। हालांकि इसके बारे में आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा जुडिशरी में तब आप इसमें पढ़ोगे। बट सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में 2 स्टेट्स के बीच के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। यहां तक कि केवल स्टेट की बात उन्होंने ऐसी नहीं करी, उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैं बात करता हूं स्टेट और सेंटर की, तो स्टेट और सेंटर के भी रिलेशंस वहां पर अच्छे हो। केवल स्टेट और स्टेट के बीच के रिलेशंस अच्छे हो इससे बात नहीं बनेगी। सेंटर और स्टेट इन दोनों के रिलेशंस भी ठीक ठाक होने चाहिए। कभी कभार कोई भी पॉइंट आ जाता है जिसकी वजह से आपके रिलेशन बिगड़ने लगते हैं, तो ऐसे में हम लोगों के पास आर्टिकल 263 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस इंसान या किस कमीशन ने इंटर स्टेट काउंसिल को रिकमेंड सबसे पहले किया था। जस्टिस RS सरकारिया के अंतर्गत गठित सरकारिया कमीशन। कौन? जस्टिस RS सरकारिया। तो सरकारिया कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसी के बेसिस पर हमने आर्टिकल 263 को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इसके बारे में मैं आपको आर्टिकल 263 यहाँ पे लिख दे रहा हूं एक बार के लिए, बट इंटर स्टेट काउंसिल को अलग से डिस्कस करेंगे क्लास में। इतना समझ लीजिए कि आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और ये क्यों किया जाता है? एक टर्म आती है कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, टू बूस्ट कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। मतलब यार कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है, पहली बात तो फेडरल का मतलब होता है एक ऐसा सेटअप जहां पे पावर्स बहुत सारे लोगों में डिवाइडेड है। चलिए, तो पावर्स तो बढ़ गई, ये बात तो समझ में आ गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन जिन लोगों में पावर्स डिवाइडेड है, एटलीस्ट वो लोग एक साथ काम करें, उनके बीच में कोई ग्रजेस नहीं होने चाहिए, वो लोग मिलकर काम करें। दिस टर्म इज कॉल्ड कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। इसके बाद ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया एंड एनी ट्राइब एज शेड्यूल्ड ट्राइब। हाँ, हमारे गवर्नमेंट जितने भी, जैसे कि अगर आप मणिपुर के केस को जानते हैं, हालांकि मणिपुर में जो वायरल इस समय वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ट्विटर पर या अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर, एक बहुत ही मतलब शर्मनाक चीज है वे। बट ये प्रॉब्लम मणिपुर में है क्या, अगर हम लोग क्रक्स में समझे कि आखिरकार इतनी इतनी बुरी हालत मणिपुर की हुई कैसे, तो आंसर केवल एक ही है और वो है रिजर्वेशंस। रिजर्वेशन की फाइट है मणिपुर के 2 कम्युनिटी के बीच में। एक वो कम्युनिटी जो पहाड़ों पर रहती है और इसको आप कुकी बोलते हैं, और एक वो कम्युनिटी जो मणिपुर के इम्फाल, मतलब जहां पे इनकी कैपिटल है। पहली बात तो मणिपुर के जो कैपिटल का एरिया है उसके आसपास का जो इलाका है वो प्लेन इलाका है, मतलब एक तो हिली एरियाज होते हैं और एक प्लेन एरियाज होते हैं। तो मणिपुर के प्लेन एरियाज में जो ट्राइब रहती है आप उसको मैतई कहते हैं। तो ये मैतई लोगों ने इस वीडियो को शूट किया है, और वो जो 2 गर्ल्स आप लोगों को उस वीडियो में दिख जाएंगे, एक्चुअली ये पूरा की पूरा केस क्या है। तो ये घटना कल की नहीं है या फिर एक हफ्ता की नहीं है, 60-70 डेज पहले ये काम हो चुका है। वीडियो वायरल अब हो रही है जहां पे 2 कुकी वुमेन को आप मतलब जो मैतई कम्युनिटी के लोग हैं ये रोड्स पर चलवाते हैं इन अ नेकेड कंडीशन। और जब उनकी FIR दर्ज की जाती है तो वो दोनों वुमेन कहती हैं कि सर हमने अपनी जान बचाने के लिए अपने कपड़े उतारे। तो क्या था क्या नहीं, सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि अगर मैं आरक्षण की बात करता हूँ, रिजर्वेशंस तो सरकार दे सकती है, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बट अगर मैं किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया या किसी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करता हूँ डिक्लेयर करने की, तो मतलब मैं उनके प्रॉपर जो डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे में अगर कोई ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब है या कोई एरिया शेड्यूल्ड एरिया है, तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे में स्पेशली एक UPSC जो पास आउट आपका सिविल सर्वेंट है, स्पेशली जो कि IAS रैंक के होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है ऐसे एरियाज में, जो कि डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। कहने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के एरियाज होते हैं ये, मगर इनको सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करना होता है। तो ये तो बात हुई हमारे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स की।
अब बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। अब भाई लेजिस्लेटिव पावर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बात तो लेजिस्लेटिव पावर एक वो पावर है जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये कोई कानून वानून बनाते हैं। मतलब लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है एक तरीके से आपका लॉ मेकिंग पावर। और अगर मैं लॉ मेकिंग पावर की बात करता हूं तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है लेजिस्लेटिव पावर को पढ़ना। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, पहली चीज तो लिखिए कि ही कैन समन एंड ही कैन प्रोरोग द पार्लियामेंट सेशन एंड कैन डिसॉल्व द लोकसभा। मतलब क्या हुआ सर? पहली बात तो समन करना। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं तो हमारे पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। अभी जो सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है वो सेशन पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के 3 सेशन होते हैं जिसको आप लोग बीएमडब्ल्यू के नाम से याद कर सकते हैं। पहला तो है बजट सेशन। बजट सेशन खत्म होता है तो मॉनसून सेशन शुरू होता है, जो अभी फिलहाल शुरू हो चुका है। और मॉनसून सेशन के खत्म होने के बाद बिल्कुल लास्ट सेशन विंटर सेशन होता है। तो इस तरीके से हमारी पार्लियामेंट पूरे साल में 3 बार काम करती है। हालांकि ऑन एन एवरेज हर एक सेशन आपके 3 महीने का होता है, बट कभी के बार ये सेशन 3 महीने से पहले ही पूरे हो जाते हैं। तो जब सेशन को बुलाया जाता है, सेशन को बुलाने का मतलब होता है कि इस तारीख से आपका मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है। ये कौन बताता है? ये काम बताने का काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। पहली बात तो ये समझे। दूसरी चीज, इसको समनिंग कहते हैं। इसको समन कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को समन किया है। और अगर मैं प्रोरोग की बात करता हूं, प्रोरोग का मतलब होता है जिस दिन आपका सेशन का आखिरी दिन होता है ना। मतलब मैंने बोला कि सेशन अभी जुलाई में शुरू हुआ, ठीक है? अगर मॉनसून सेशन की बात करें तो ये सेशन जुलाई में शुरू हुआ, जुलाई चलेगा, अगस्त चलेगा। और मेरे हिसाब से इसको अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए। जुलाई अगस्त चलेगा, ठीक है? उसके बाद सितंबर का गैप होगा, और सितंबर के गैप के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब अगले 3 और महीनों के लिए आप सेशन को लगाओगे। हो सकता है कि ये मॉनसून सेशन खिंचते खिंचते आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चला जाए। चलिए, ये बात तो क्लियर होगी कि मॉनसून सेशन क्या है। मगर जब अगस्त में इस सेशन का आखिरी दिन होगा, तब आखिरी दिन वाले दिन, मतलब जिस दिन लास्ट डे होगा सेशन का, उस दिन भी प्रेसिडेंट आते हैं। प्रेसिडेंट आते हैं, पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं और सभी पार्लियामेंटेरियंस को बोलते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, या अगर कोई अच्छा काम नहीं हुआ था, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कोई ऐसी चीज थी जो नहीं होनी चाहिए थी, उसके ऊपर राष्ट्रपति बोलते हैं। और उसके बाद सबकी छुट्टी हो जाती है। राष्ट्रपति सबसे आवेदन भी करते हैं कि भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी स्पिरिट को बना के रखिएगा अगले सेशन के आने तक। तो अगला सेशन कब शुरू होगा इसके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं बोलते हैं और छुट्टी कर दी जाती है। इसको प्रोरोग कहते हैं। बट एक और वर्ड है जिसका नाम है डिसॉल्व द लोकसभा। अब ये डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व का मतलब होता है फिनिशिंग ऑफ द लोकसभा। मैं लिख देता हूं यहां पर। मतलब एक बार लोकसभा पूरी खत्म हो गई, इसका इंप्लीकेशन क्या है? री इलेक्शन। इसको कहते हैं डिसॉल्विंग। अगर मैंने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, इसका मतलब मैं री इलेक्शंस करवाऊंगा, तभी वो लोकसभा अब दोबारा से बनेगी। ये काम करना भी, या इस काम को करने का राइट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होता है। हालांकि इसके पीछे ना बहुत सारे पेच है या बहुत सारी कंडीशंस होती है। पहली बात तो इसमें लिखा हुआ है डिसॉल्व द लोकसभा, और ये होता ही है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 सालों के बाद जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होती ही होती है। जैसे कि अगले साल होने वाली हमारे इंडिया में इलेक्शन 2024 में ड्यू है ना, तो अगले साल जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होगी। उसके बाद इलेक्शन होंगे। कभी के बार क्या होता है कि 5 साल से पहले भी आपकी जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व करने की नौबत आ जाती है। मतलब जैसे 2024 में आपकी लोकसभा खत्म होनी है, 2019 में हम लोगों ने इलेक्ट करी थी। मान के चलो कि 2019 के इलेक्शन के बाद कंडीशंस ऐसी बन रही हैं कि 2024 तक की लोकसभा खींचेगी नहीं। लोगों को लग रहा है इलेक्शन 2022 में ही करा लेते हैं। तो इलेक्शंस को अगर प्रीपोन भी करवाना हो ना,
वैसे तो 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, मगर हमारे पास प्रोविजन है कि आप इलेक्शंस को प्रीपोन करा सकते हैं। ठीक है जी, आपने 2024 के इलेक्शंस को प्रीपोन करवाया, और वो प्रीपोन करवाने का राइट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। वो प्रीपोन कराने से पहले जो लोकसभा है इसको डिसॉल्व करेगा और हमारे इंडिया में दोबारा से इलेक्शंस को अनाउंस करेगा। तो इन दोनों चीजों को डिसोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जहां पर आप लोकसभा पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब बोलते हैं इंडिया में कि सर अब लोकसभा का कोई सेशन नहीं होगा, क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स है वो आज से मेंबर नहीं है, मैंने ये सभा ही डिसॉल्व कर दी। अब आप मेंबर बनना चाहते हो दोबारा से तो इलेक्शन में खड़े हो सर, क्योंकि अब दोबारा से इलेक्शन होंगे, तब जाकर लोकसभा नई नई बनेगी और फिर आप पार्लियामेंट में एक साथ बैठोगे। सिंपल बात है। इसी के साथ ना नॉमिनेशन की बात कर लेते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, और ये 12 लोगों को नॉमिनेट 4 बेसिस पर किया जाता है: आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसमें हर एक बैकग्राउंड से 3-3 लोग आएंगे। कभी कभार ना एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोल देता है कि क्या सर ऐसा लिखा है कि हर बैकग्राउंड से केवल 3-3 लोग ही आगे बैठेंगे? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब आगे की बात करते हैं। वो नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स को लोकसभा में, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। बच्चों ये चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वाला जो प्रोविजन है ना, इसको रिमूव कर दिया गया है। कब रिमूव किया गया था सर? 104 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो ये अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, तब हमने एंग्लो इंडियंस का जो पोजीशन है वो खत्म ही कर दिया था। एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं? सिंपल और सरल भाषा में बताऊं तो अंग्रेजों के बच्चे। सिंपल बात। ब्रिटिशर्स तो चले गए, या वो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रह गए, जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर लिया, उनके बच्चे आगे चलकर एंग्लो इंडियंस कहलाए। ठीक है, तो पहले हम लोग इंडिया की लोकसभा में ऐसे इंडियंस को नॉमिनेट करते थे। नॉमिनेट का मतलब क्या होता है? जहां पर आपको इलेक्शन में खड़े होने की जरूरत नहीं होती, बिना इलेक्शन में खड़े हुए ही आपको मेंबर बना दिया जाता था लोकसभा का, और ऐसे लोग 2 होते थे। तो 545 की स्ट्रेंथ होती थी, जैसे कि आपको पता हो। अगर मैं आपको बताऊं तो लोकसभा की बात करें तो आज के डेट में अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में टोटल मेंबर बैठते हैं 545, राइट। 545 में से 543 मेंबर्स का तो इलेक्शन होता है और 2 मेंबर्स होते थे नॉमिनेट। अब ये 2 मेंबर्स को तो हटा दिया गया है, तो अब इलेक्शंस 543 सीटों पर अगले साल होंगे। देखने वाली बात यह है कि जो ये पहले की जो सीटें होती थी 2 और, जो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होती थी, नॉमिनेशन के लिए रिजर्व होती थी, क्या इन दोनों सीटों को 543 में ऐड किया जाएगा? क्या 545 पूरी सीटों पर इस बार इलेक्शंस होंगे? तो अगर ऐसा हुआ ना बच्चों, तो ये इंडिया में पहली बार होगा जब से भारत आजाद हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे पास एंग्लो इंडियंस का पर्सपेक्टिव रहा ही है। चलिए, उसके बाद बिल्स क्या होते हैं? पॉल साइंस में लॉ को एक्ट कहते हैं, और वो एक्ट जो अभी एक्ट नहीं बना है वो बिल होता है। मतलब वो चीज जो अभी तक लॉ नहीं बनी है वो बिल है। बिल का मतलब क्या? वो अभी तक पार्लियामेंट में अटकी हुई है। जब तक पार्लियामेंट के दोनों हाउस उसको पास नहीं करते, प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसको पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करने से पहले आपको पहले राष्ट्रपति से पूछना होता है कि सर क्या ले आए। ऐसा भी है क्या? बिल्कुल। जैसे अगर कोई मनी बिल लेके आना चाहता है, कोई बिल ऐसा लेकर आना चाहता है जिससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको पैसे निकालने हो। अब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है भाई, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी के बाद इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। देखो भाई, अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनने के बाद आपकी सैलरी जो आपके अकाउंट में आएगी, वो सैलरी आपको किस अकाउंट से कटकर आपके अकाउंट में ट्रांजैक्ट की जाती है? तो आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कटकर आपको मिलती है।
ठीक है, तो हम लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा सा अकाउंट बना रखा है जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। तो अगर मैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं बच्चों, तो पहला तो आप यही समझ लीजिए कि कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 में आता है। आर्टिकल 266 सब सेक्शन 1, इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है। सारे के सारे खातों में से ये खाता सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर सरकार को किसी को पैसा देना है, अगर सरकार को किसी चीज में पैसा खर्च करना है, मतलब कोई प्रोजेक्ट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन सब चीजों में जो पैसा निकलता है वो इसी अकाउंट से निकलता है। यहां तक कि अगर सरकार को किसी को सैलरी पे करनी है तो वो सैलरी भी इसी अकाउंट से निकलेगी। ठीक है, इस अकाउंट में पैसा किसका होता है? तो इस अकाउंट में पैसा होता है टैक्स पेयर्स का। वो लोग जो सरकार को टैक्स पे करते हैं, उन लोगों का पैसा रखा होता है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का मतलब कि लोगों का, टैक्स पेयर्स का मनी आप यूज करना चाहते हो, तो ऐसे में परमिशन तो चाहिए आपको। किसकी? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। बहुत सारे लोग ना सरकार को पार्लियामेंट समझ लेते हैं कि सर सरकार का मतलब पार्लियामेंट है। ऐसा नहीं होता भाई, मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं। इस चीज को अच्छे से और क्लैरिटी से समझ लीजिए। जो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं ना, उसमें एक तो होता है राज्यसभा जो अपर हाउस है, और दूसरा होता है लोकसभा। क्लियर हो गया? राज्यसभा और जो लोकसभा है, इसमें जो लोकसभा होती है ना, इसके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या? कि देश की जनता लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली चुनती है। यहां तक क्लियर हो गया? जैसे कि मैंने बोला 543 मेंबर्स को चुना जाएगा इस बार। तो अगर मान के चलो कि 543 मेंबर को इस बार चुना जा रहा है, तो सिंपल सी बात, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी वो डिसाइड कैसे होगा? जिस इंसान के पास कम से कम 273 सीट्स होंगी। अगर आपके पास कम से कम 273 सीट है, या आपके पास 543 में से अगर 273 सीटें आ जाती हैं, इसका मतलब आप विनर हो। सर ये कैसे निकाला? 543 का हाफ करके 1 जोड़ दो, आंसर आएगा 272.5, और एनीथिंग विच इज 0.5 उसको आप राउंड फिगर करके 273 कर देते हैं। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 273 सीट आ गई तो वो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई। ये समझ में आ गया? 543 तो यहां पर एमपी है। अगर इन अपना टोटल एमपी में से कम 273 एमपी आपकी पार्टी के हैं तो आप जीत गए। जबकि राज्यसभा में इलेक्शंस होते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो देश की जनता है वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। डायरेक्ट का मतलब हम लोग जाके डायरेक्टली ईवीएम का बटन दबाते हैं। राज्यसभा में मेंबर्स ऐसे नहीं चुने जाते। राज्यसभा में टोटल मेंबर 245 है, एमपी राज्यसभा में बैठते हैं। तो ये 245 एमपी राज्यसभा के, 545 एमपी लोकसभा के, ये बस एमपी है, ये सरकार नहीं है। सपोज करो कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस पार्टी के पास 320 सीट्स आ जाती हैं आउट ऑफ 545। सिंपल बात, ये पार्टी जीत गई। और इस पार्टी का जो चीफ है, कोई भी XYZ, ये इंसान देश का पीएम बन गया। और पीएम क्या होता है? पीएम एक्चुअली में इन सभी में से कोई एक मेंबर होगा। ये 245 में से और 545 में से, इन दोनों मेंबर्स में से, मतलब टोटल मेंबर 790 हो गए। 790 में से कोई एक एमपी होगा जो देश के पीएम की कुर्सी पर बैठेगा। हाँ, राज्यसभा का भी हो सकता है, नहीं पता था तो बता दूं, जरूरी नहीं है कि वो एमपी लोकसभा का ही होगा जो पीएम बनेगा। हाँ, मगर पीएम किस पार्टी का होगा ये डिसाइड करेगी लोकसभा। ये बात समझ लेना, जिस पार्टी के पास लोकसभा में 50% से ज्यादा एमपी आ गए, वो पॉलिटिकल पार्टी तो विनर हो गई। और उस पॉलिटिकल पार्टी का ही एमपी, भले वो लोकसभा का एमपी हो या राज्यसभा का एमपी हो, वो पीएम की कुर्सी पर बैठेगा। बैठ गया जी। जब ये कुर्सी पर बैठेगा तब ये अपने मिनिस्टर्स को चुनेगा, और इसके मिनिस्टर्स भी इसी की तरह
इसी की पार्टी के और दोनों हाउस में से किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। मिनिस्टर्स का मतलब क्या होता है? जिनके पास मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, होम, डिफेंस, ये सब मिनिस्ट्रीज है ना। तो जिन लोगों के पास ये मिनिस्ट्रीज होती है वो लोग मिनिस्टर कहलाते हैं, और सरकार यही होती है। ठीक है बच्चों? तो अगर सरकार की बात करें तो सरकार यही है, इसको मैं गवर्नमेंट कहता हूं। पार्लियामेंट गवर्नमेंट नहीं है। पार्लियामेंट तो सरकार के ऊपर एक चेक और बैलेंस बना के रखती है कि सर आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पार्लियामेंट का काम तो केवल ये होता है, मतलब सरकार से क्वेश्चन पूछना, देश के पीएम और मंत्रियों से क्वेश्चन पूछना कि सर ये क्या हुआ, ऐसा कैसे कर दिया। चलिए, ये तो बिल्स हो गए। तो जैसे कि मैंने बोला कि कुछ बिल्स को पार्लियामेंट में लाने से पहले आपको पूछना पड़ता है प्रेसिडेंट से, उसके बाद ही आप उस बिल को पार्लियामेंट में लेकर आ सकते हो। पांचवा, जब आप बिल पार्लियामेंट में लेकर आते हो ना, उसके बाद आप उसको पास कर देते हो पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जब वो बिल पास होता है तब वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, मतलब प्रेसिडेंट की जो डेस्क है वहां पे रख जाता है। ऐसे में प्रेसिडेंट ने अगर उस बिल पर हाथ की हाथ साइन कर दिया तो वो बिल बन गया एक्ट। बट कभी के बाद ना प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन नहीं करते हैं, और वो साइन करना बच्चों एसेंट कहलाता है। एसेंट का मतलब कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, हाँ ये बिल एक्ट बन जाए, इसको आप एसेंट कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि प्रेसिडेंट अपने द्वारा दी जाने वाले एसेंट को रोक सकता है, मतलब प्रेसिडेंट साइन करने से मना कर सकता है, और इसी को वीटो पावर कहते हैं। अगर प्रेसिडेंट किसी बिल पर साइन करने से मना कर दे या उसको टाल दे या साइन करे ही ना, ऐसी चीजों को वीटो पावर कहा जाता है। और जो वीटो पावर है, इसके बारे में अलग से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स यहां पर पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी इतना समझ लीजिए कि वीटो पावर नाम की भी कोई चीज प्रेसिडेंट के पास होती है। इसके बाद आ जाइए पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। पॉइंट नंबर 6 ऑर्डिनेंस की बात करता है। और अगर अगर थोड़ा बहुत अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली में आजकल ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस बहुत हो रहा है। पहली बात तो ऑर्डिनेंस को समझने से पहले आप समझ लीजिए कि एक नॉर्मल एक्ट बनता कैसे है। एक नॉर्मल एक्ट का प्रोसीजर क्या है। एक्ट का मतलब होता है लॉ। एक नॉर्मल एक्ट का प्रोसीजर क्या सिंपल सा होता है। सबसे पहले आप बिल को पब्लिश करते हो पार्लियामेंट में, फिर वो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउस मतलब राज्यसभा, लोकसभा, दोनों ही इस बिल को पास करते हैं। फिर ये बिल जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट बिल को पढ़ते हैं और उसके बाद वो एसेंट देते हैं, और प्रेसिडेंट के एसेंट देने के बाद ये बिल बन जाता है एक्ट, और एक्ट को ही आप लॉ कहते हैं। ये तो हो गया हमारे इंडिया में नॉर्मल प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर से लॉ बनते हैं। मगर ये प्रोसीजर फॉलो तभी होगा जब पार्लियामेंट सेशन में बैठेगी। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पार्लियामेंट के सेशन पूरे साल में 3 होते हैं। अभी तो सेशन में बैठी है पार्लियामेंट, तो आप कानून बनवा सकते हैं, है ना। अभी तो आप पार्लियामेंट से कोई भी लॉ पास करवा सकते हैं, कोई भी बिल पास करवा सकते हैं। सोच के देखो कि पार्लियामेंट छुट्टी पे चली गई है, पार्लियामेंट छुट्टी पे चलेगी, ऐसी कंडीशन में आप लोगों को चाहिए लॉ, तो आप बनाओगे कैसे? क्या मैं पार्लियामेंटेरियंस को वापस बुलाऊंगा कि सर आ जाओ, सर केवल एक बिल के लिए आ जाओ, बहुत जरूरी है? बुला तो सकता हूँ क्योंकि उनकी उनकी ड्यूटी है, उनको आना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, क्या वो आएंगे? है ना। और मुझे चाहिए इंस्टेंटली। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं इस पूरे प्रोसीजर को ना उल्टा कर दूंगा, और इस प्रोसीजर को उल्टा करना ही ऑर्डिनेंस कहलाता है। मतलब सर, पहली प्री कंडीशन तो ऑर्डिनेंस को लाने में क्या होती है, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब क्या होगा, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर
प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे कि सर एक काम करो, अभी ना आप लॉ बना दो, इस पर पास वास नहीं कर रहा अभी हमने, आप डायरेक्टली लॉ बना दो। एक ऐसा लॉ जिसको पार्लियामेंट की परमिशन नहीं है, उसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो सर आप लॉ बना दो, मैं आपको परमिशन दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ये बोलता है, तो प्राइम मिनिस्टर की परमिशन जरूरी है, तभी प्रेसिडेंट वो क्या कहते हैं लॉ बना सकता है। और एक ऐसा लॉ जिसके पास पार्लियामेंट की परमिशन नहीं है, उस लॉ को ही आप ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्परेरी लॉ, क्योंकि इंडिया में बिना पार्लियामेंट के मंजूरी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये सर कैसे लॉ बन गया, इसलिए मैंने बोला कि ये एक टेम्परेरी लॉ होता है। टेम्परेरी लॉ का मतलब सर कुछ समय तक चलेगा। तो क्या मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है? मैक्सिमम टेन्योर जितने समय के लिए ये लॉ चल सकता है वो 6 मंथ्स है। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने के अंदर अगर इस टेम्परेरी लॉ को पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो फिर तो ये परमानेंट हो जाएगा। और अगर 6 मंथ्स तक पार्लियामेंट ने इस पर कुछ भी नहीं बोला, पार्लियामेंट ने अगर 6 महीने तक इस बिल पर कोई डिसीजन नहीं लिया, तो फिर ये एक्सपायर हो जाएगा। सिंपल बात। मगर आपका काम 6 महीने तक मतलब 6 महीने तक तो आपका काम हो गया ना। जाहिर सी बात क्या है कि पार्लियामेंट के जो 2 सेशन होते हैं, जो हमने BMW 3 सेशन पढ़े थे, पार्लियामेंट के कभी भी जो 2 सेशन होते हैं उसके बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं आता। मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स का गैप आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। आज तक कभी इतना मंथ हुआ नहीं है, उससे पहले ही पार्लियामेंट सेशन पर आ जाती है। तो ये बात तो सबको क्लैरिटी से पता है कि यार 6 महीने से पहले पार्लियामेंट सेशन में तो आएगी आएगी। जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तब पास करवा लेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि ऐसा लॉ WHO यहाँ पर गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, विदाउट लिख देते हैं। एक ऐसा लॉ जिसके पास अभी पार्लियामेंट की परमिशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है ना, इसलिए मैं परमिशन नहीं ले सकता हूं अभी। ऐसे लॉ को, ऐसे टेम्परेरी अरेंजमेंट को मैं ऑर्डिनेंस कहता हूं। और वो ऑर्डिनेंस हमारा प्रेसिडेंट लेकर आ सकता है अगर उसके पास प्राइम मिनिस्टर से रिटर्न परमिशन हो। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हमारे प्रेसिडेंट कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन के सभी मेंबर्स, UPSC के सभी मेंबर्स वगैरह वगैरह सबको अपॉइंट करते हैं। तो अगर इसमें से किसी इंसान को, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कोई लेटर देना है, लेटर का मतलब सर हमारी ये रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट किसको देंगे? तो वो रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को ही देंगे, क्योंकि बॉस तो प्रेसिडेंट है ना। अपॉइंट तो आप लोगों को प्रेसिडेंट ने ही किया है, इसलिए आप रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को ही सबमिट करोगे। और उसके बाद प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने लेकर जाएगा कि सर ये रिपोर्ट आई है UPSC की, UPSC को लगता है एग्जाम इस बार इस तरीके से होने चाहिए। चलिए, उसके बाद पॉइंट नंबर 8 तो लास्ट, इसमें लिखा है नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। ऑल्सो ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग डिमांड ऑफ ग्रांट किसे बोलते हैं? व्हाट इज डिमांड ऑफ ग्रांट? भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर मैं बात करता हूं इंडियन पॉलिटी की, तो डिमांड ऑफ ग्रांट का मतलब ये होता है जब सरकार पैसे मांगती है। सरकार पैसे क्या मांगती है? जब सरकार को लगता है कि हमें खर्चे नहीं, काम करो सरकार, थोड़े बहुत पैसे कंसोलिडेटेड फंड से निकाल लो। हालांकि सरकार इकट्ठे परमिशन मांग लेती है जब सरकार बजट लेकर आती है। जब सरकार बजट लेकर आती है तो व्हाट इज बजट? बजट का मतलब होता है सरकार ने पूरे साल के खर्चे के लिए एक साथ परमिशन मांग ली। इसको आप लोग बोलते हैं, सिंपल सी बात, कि सरकार ने परमिशन मांग ली, अब सरकार खर्चा कर सकती है।
तो डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब क्या होता है कि सपोज करो खर्चे के बाद भी हमने परमिशन मांग ली, परमिशन के बाद भी खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब मुझे थोड़े बहुत पैसे और चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलेगी, सॉरी हमारी सरकार बोलेगी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सरकार का मतलब प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्री होता है। तो हमारे मंत्री और प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे कि सर हमने इस साल के बजट में 300 करोड़ रुपए तो कंसोलिडेटेड फंड से निकाल लिए। हमने 300, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिंपल सी बात, इन्होंने बोला कि सर हम लोगों ने हमने बजट में 300 करोड़ रुपए निकाल लिए, ठीक है। और ये 300 करोड़ रुपए कहां से निकले हैं? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकले हैं। ठीक है जी, मगर सर हमको पता नहीं था कि हमारे खर्चे ना इससे ज्यादा हो जाएंगे। अब हमारे खर्चे हो गए ज्यादा, हमको पता नहीं था, तो ये 300 करोड़ रुपए कम है, हमको 50 करोड़ और चाहिए। तो बजट के अलावा जो पैसे हमारी गवर्नमेंट ने मांगे हैं, और ये गवर्नमेंट किससे मांग रही है? ये गवर्नमेंट मांग रही है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से पैसे मांग रही है कि सर मुझे 50 करोड़ रुपए और चाहिए। हमने 300 करोड़ रुपए तो निकाल लिए थे आपकी मंजूरी से जब हमने बजट पास किया था, अब मुझे 50 करोड़ और चाहिए। मतलब बजट में मेरा काम नहीं चल रहा। और ये एक्स्ट्रा मनी अपार्ट फ्रॉम बजट, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर अपार्ट फ्रॉम बजट, बजट से परे हटकर जो आपने ये एक्स्ट्रा पैसे मांगे हैं ना मेरे से, इसी को बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। इसी को कहा जाता है डिमांड फॉर ग्रांट। और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 113 में। आर्टिकल 112 में बजट है, तो आर्टिकल 113 में डिमांड फॉर ग्रांट है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि डिमांड फॉर ग्रांट है क्या। पहली बात तो बजट में आप पूरे साल का इकट्ठा पैसा एक साथ निकाल लेते हैं। किससे निकालते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालने से पहले आपको राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है ना। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 एक्चुअली में पॉइंट नंबर 4 का रिपीटेशन है। क्या लिख रहा है ये कि सर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से हमारी सरकार पैसे तब तक नहीं मांगेगी जब तक वो पहले राष्ट्रपति से ना पूछ ले कि सर हम कल ना पार्लियामेंट में बिल लेकर आने वाले हैं, बजट में जो पैसा हमने निकाला वो निकाला, बजट के अलावा भी हमें 50 करोड़ और चाहिए। तो आपसे परमिशन ले रहे हैं पहले, क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के हेड आप हो, आपके अंडर में ये फंड आता है। कल को ये ना हो कि आप ही हमारा काम खराब कर दो बाद में, इसलिए पहले आपकी परमिशन ले रहे हैं। सर आप मंजूर हो, आपको ठीक लग रहा है, ले ले। प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ ले आओ यार, कल बिल ले आओ, पैसे ले जाओ। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हमारी सरकार बिल लेकर आएगी कि अपन को 50 करोड़ और चाहिए, ये एक्सपेंडिचर बढ़ गया हमारा, इसको हमने बजट में नहीं लिखा था, इसलिए मैं पार्लियामेंट से अनुरोध करता हूं बीइंग द प्राइम मिनिस्टर कि वो मुझे ग्रांट दे दे। डिमांड फॉर ग्रांट मतलब मुझे पैसे दे दे। और वो पैसा कटेगा कहां से? वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही कटेगा, जिसकी परमिशन प्राइम मिनिस्टर ने पहले से ही प्रेसिडेंट से ले ली है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये रही। उसके बाद आ रहा है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या होती है भाई? हमारे इंडिया में सबसे बड़ा लफड़ा क्या है? किसके पास कितना पैसा होगा। आप बोलोगे सर ये तो जिंदगी में हर किसी का लफड़ा है। बिल्कुल यार, और वही सब चीजें यहां पर भी है। कैसे? हमारे पास सरकार, जो सरकार के लेवल होते हैं, वो सरकार के लेवल होते हैं दो तरीके के, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे इंडिया में जो टैक्सेशन लगता है, उसी टैक्सेशन को सेंटर और स्टेट आपस में मिल बांट कर खाते हैं, है ना जी। तो सेंटर और स्टेट के बीच में ये टैक्स को किस प्रपोर्शन में बांटा जाएगा, सेंटर के पास कितना पैसा जाएगा, स्टेट के पास कितना जाएगा, ये डिसाइड करती है फाइनेंस कमीशन।
जो हर 5 सालों में एक बार राष्ट्रपति बिठाता है। मगर फाइनेंस कमीशन की कोई भी रिकमेंडेशन आपकी पार्लियामेंट के ऊपर या सरकार के ऊपर बाइंडरी नहीं होती है। मैं इसको पहले ही लिख देता हूं यहां पर, ताकि कंफ्यूजन का कोई सबब ही ना बचे। इन लोगों की रिकमेंडेशंस सरकार को माननी जरूरी नहीं है। सरकार चाहे तो मान सकती है, सरकार चाहे तो नहीं भी मान सकती। फोर्स नहीं करोगे सर आप। पहली बोल रहा हूं कि इन लोगों की रिकमेंडेशन सरकार माने ना माने जरूरी नहीं होता। मतलब इन्होंने बोला कि 100% टैक्स आता है सर, आप 100% में से 70% राज्यों को दे दो और 30% अपने पास रखो। तो जरूरी नहीं है कि सरकार इसको माने। पैसे का चक्कर है बाबू भैया, हर किसी का दिमाग घूमता ही है। और जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता लग जाए कि स्टेट गवर्नमेंट को अपने पर्स में से 70 रुपए देने हैं 100 में से, और 30 ही बचेंगे मेरे पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी? मुश्किल ही है यार। इसलिए ज्यादातर तो ये डिवीजन 40-60 में होता है कि 40% रखेगी स्टेट, 60% रखेगा सेंटर। और ये रिकमेंडेशन हर 5-5 सालों में फाइनेंस कमीशन रखता रहता है कि हमें लगता है कि इस प्रपोर्शन में पैसा बांटना चाहिए। चलिए, ये तो लेजिस्लेटिव पावर हो गई। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की। हमारे इंडिया के सारे जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ये अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 143, जिसमें पॉइंट नंबर 2 मेंशन है। आर्टिकल 143 क्या बोलता है कि अगर हमारे प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ उसके सामने आ गया जिसका उसको आंसर नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे में वो उसका आंसर पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। यहां तक क्लियर होती है। और सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना भी जरूरी है। आर्टिकल 143 क्या बोलता है कि सर कोई भी एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट देगा कोई भी एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट देगा वो प्रेसिडेंट के लिए माननी बाइंडिंग नहीं है। तो आर्टिकल 143 में कोई भी एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी, राष्ट्रपति के पास चॉइस है कि वो उस एडवाइस को माने या ना माने, सिंपल बात। उसके बाद आर्टिकल नंबर 72, हमको पता है कि अगर आपको किसी भी सजा का दोषी करार कर दिया गया है तो आप राष्ट्रपति से जाकर पार्डन मांग सकते हो। वो आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है। और पार्डन भी 5 तरीके के होते हैं दोस्तों। पहला तो होता है पार्डन खुद। पार्डन का मतलब आपकी सजा पूरी तरीके से माफ कर देना। कम्यूटेशन, आपकी सजा बदल देना, मतलब आपकी सजा की नेचर बदल देना। अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो वो बदलकर मैंने उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया। रेमिशन, आपकी सजा को कम कर देना, बट रेमिशन होता है जनरली गुड बिहेवियर की वजह से, अगर आपका जेल में बिहेवियर अच्छा है। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब भी सजा कम करना ही होता है, मगर ये मिलती है स्पेशल कंडीशन में। जैसे कोई कोई महिला प्रेग्नेंट है, जैसे कि कोई इंसान फिजिकली हैंडीकैप है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर आपने उसकी सजा कम कर दी तो वो रिस्पाइट होता है। तो रेमिशन और रिस्पाइट दोस्तों दोनों ही सजा कम करना होता है। रेमिशन तो मिलता है गुड बिहेवियर की वजह से, और रिस्पाइट मिलता है स्पेशल कंडीशन में। और फिर आता है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है आपकी सजा को पोस्टपोन कर देना, एक टेम्परेरी पीरियड के लिए आपकी सजा को आगे बढ़ा देना, एक फिक्स पीरियड के लिए, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल डेथ सेंटेंस आपका कल है, आपने राष्ट्रपति के सामने आवेदन किया कि सर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, एक बार वो किसी को पकड़ा दूं उसके बाद मार देना आराम से। राष्ट्रपति ने बोला बात तो ठीक कह रहा लड़का, एक काम करते हैं छोड़ देते हैं, तो उसको रिप्राइव कहा जाएगा। फिर आपके पास आती है इमरजेंसी पावर्स। हमारे इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी लगती है। पहली तो है नेशनल, आर्टिकल 352। दूसरी है प्रेसिडेंट रूल, जिसको आप स्टेट इमरजेंसी का नाम भी देते हैं, आर्टिकल 356।
और तीसरी है फाइनेंशियल आर्टिकल 360, जो अभी तक इंडिया में यूज नहीं हुई। करती है, हमेशा प्रमोट करना होता है, आपको प्रमोशन ही मिलते हैं, आपको डिमोशन नहीं करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी में ही केवल आपका डिमोशन पॉसिबल है। तो ये तो इंपॉर्टेंट होगी इमरजेंसी पावर। अब बात करते हैं वीटो पावर की, सॉरी डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक की बात करें तो हमारे देश के बाहर जितनी भी हमारे रिलेशन साइन होते हैं किसी और से, इंटरनेशनल ट्रीटीज जो साइन होती है, वो सारी इंटरनेशनल ट्रीटी हमारे राष्ट्रपति के नाम पर साइन होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जाने वाले तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बिल्कुल होते हैं यार, प्राइम मिनिस्टर जाते जरूर है, मगर डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करते वक्त पहले हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगती है और उस स्टैंप के नीचे प्राइम मिनिस्टर सिग्नेटरी बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिया में हायरार्की को फॉलो करते हैं और हायरार्की ये बोलती है कि प्रेसिडेंट से ऊपर कोई नहीं। सभी इंटरनेशनल फोरम्स में और अफेयर्स में प्रेसिडेंट ही इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। चलिए उसके बाद बात करते हैं मिलिट्री पावर्स की। हमारी तीनों डिफेंस फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं। इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी बता देता हूं। आर्टिकल नंबर 53 में ये लिखा हुआ है। उसके बाद वीटो पावर्स पर आते हैं। हमारे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, वीटो पावर का यूज कब होता है? जब प्रेसिडेंट किसी बिल को एसेंट देने से मना करते। ये एसेंट लिखा हुआ है। जब प्रेसिडेंट किसी बिल को एसेंट देने में आनाकानी करना शुरू कर दे तो उसे वीटो पावर कहते हैं। तो वो कितनी तरह से आनाकानी कर सकता है? पहला, एब्सोल्यूट वीटो, मतलब जब प्रेसिडेंट मुंह पर मना कर दे कि भैया अपन तो पास कर ही नहीं रहे, जाओ इस बिल को वापस ले जाओ, इस बिल में ये सब चीजें नहीं है, मैं नहीं करूंगा इसे पास। मगर ये बिल जैसे ही प्रेसिडेंट मना करेगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए, जैसे ही प्रेसिडेंट इस बिल को पास करने से मना करेगा तो बिल तो कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया बिल। बट अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने सेम बिल को दोबारा पास कर दिया, तो इस बार राष्ट्रपति को एसेंट देना ही पड़ेगा। इस बार राष्ट्रपति को एसेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एट अ टाइम एक बार ही एक वीटो पावर यूज करते हैं। बस एक बार कर ली, किसी एक बिल पर एक बार वीटो पावर यूज कर ली, फिर आपके पास कोई और वीटो पावर यूज करने का उस बिल से रिलेटेड पावर नहीं होता। एक पर्टिकुलर बिल पर एक ही बार एक वीटो पावर यूज करते हो बस। ऐसा नहीं है बार बार वीटो पावर यूज करते रहो उस एक बिल के लिए। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब मना ही कर दिया, जैसे ही मना करोगे तो बिल तो खत्म हो जाएगा। मगर अगर बाई चांस सेम बिल दोबारा पास हो गया तो इस बार राष्ट्रपति ने बिल पास करना ही करना है, वो मना नहीं कर सकता, वो कुछ बोल नहीं सकता, बात खत्म हो गई। फिर आता है सस्पेंसिव वीटो। यहां पे तो उसने मना किया। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? राष्ट्रपति बोलता है यार इस बिल को ना वापस ले जाओ, इसको थोड़ा सा दोबारा सोचो, रिकंसिडर करो, मुझे लगता है इसमें ये पॉइंट्स मिसिंग है, इसको ऐड कर दो सर। आई फील कि ये पॉइंट्स इसमें मिसिंग है, आप प्लीज इसको ऐड कर दीजिए, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद पक्का पास कर दूंगा। मगर जैसे कि मैं आपको बता दूं दोबारा से, जैसे ही राष्ट्रपति बिल को भेजेगा, ये बिल पार्लियामेंट के पास पहुंचेगा और पार्लियामेंट को ये बिल दोबारा पास करना पड़ेगा, है ना। और इस बार जैसे कि राष्ट्रपति ने बोला कि चेंजेस करने हैं, बट सपोज करो अगर आपने चेंज नहीं किए, विदाउट एनी चेंज आपने बिल पास कर दिया, तो क्या करेगा? यहां पे लिखा हुआ है
he can return the bill for reconsideration only once. ये काम भी ये केवल एक बार कर सकता है, और अगर बाय चांस दोबारा पास होकर बिल आ गया तो फिर he has to give his assent. इस इंसान को अपनी एसेंट देनी ही देनी है, साइन करने ही करने हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने इसको इंडिया का जो डी जुरे हेड बोला, सिंबॉलिक हेड बोला। नाम का हेड तो है, रियल पावर तो इस इंसान के पास है ही नहीं। उसके बाद आती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है? राष्ट्रपति ने अपनी जेब में बिल को रखा और भूल गया, ना वो एसेंट दे रहा है, ना वो बिल को वापस कर रहा है, और ना वो कह रहा है कि इसमें चेंजेस की जरूरत है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर कितने टाइम तक हमारा राष्ट्रपति बिल पर कोई एक्शन नहीं ले सकता? कितने टाइम तक? देयर इज नो मैक्सिमम टाइम, कोई मैक्सिमम टाइम नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो पूरी जिंदगी उस बिल को अपनी जेब में लेके घूमता रहे। तभी कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट्स अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा डीपर हैं, क्योंकि अमेरिका में तो लिमिट है, इंडिया में कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर। अपन लोग बिल पर कोई एक्शन ले ना ले, अपने पास दबा के रख ले, इसी को पॉकेट वीटो कहते हैं। तो दोस्तों इस पे तो खत्म हो जाए प्रेसिडेंट की पावर। ये प्रेसिडेंट की सारी प्रोबेबल पावर्स हैं जो आप लोगों ने मेरे साथ अभी तक पढ़ी। प्रेसिडेंट के नीचे बैठते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पर एक्स ऑफिशियो वर्ड लिखा हुआ है। एक्स ऑफिशियो वर्ड वहां पर यूज होता है जहां पर आपको दो पोस्ट आपस में जोड़नी हो। जनरली एक्स ऑफिशियो इस वर्ड से पहली की पोस्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड की पोस्ट होती है, लेफ्ट वाली पोस्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो इंसान लेफ्ट वाली पोस्ट पर बैठता है वो राइट वाली पोस्ट पर ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो जाता है। इसलिए मैं एक्स ऑफिशियो वर्ड को यूज करता हूं। मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, समझा देता हूं। अगर मैंने किसी इंसान को वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो ये सेकंड पॉइंट बोलता है कि सर वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद ऑटोमेटिकली राज्यसभा का मॉनिटर बन जाएगा, और राज्यसभा के मॉनिटर को चेयरमैन कहते हैं। मैं उल्टा नहीं बोल सकता ऐसे कि राज्यसभा का मॉनिटर या चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट आपकी, जबकि बात सच है, मगर स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का जो पोस्ट है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से नीचे वाला पोस्ट है। हायरार्की होती है ना एक, तो कोई इंसान जो नीचे बैठा है उसको मैं ऊपर अपॉइंट नहीं करूंगा, मगर जो इंसान ऊपर बैठा है ऑलरेडी उसको मैं नीचे वाले पोस्ट पर भी अपॉइंट कर पाऊंगा। ये आपकी पॉलिटी बोलती है। तो सिंपल बात यहां पर भी यही है कि आर्टिकल 63 क्या बोलता है। पहली बात तो कि हमारे इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा जो कि 5 सालों के लिए चुना जाएगा। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा राज्यसभा का, और इसको भी प्रेसिडेंट की तरह ही चुना जाएगा। मतलब इसके इलेक्शन को भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कहते हैं, और इसका इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होगा। इसका इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट के साथ साथ इसके इलेक्शन को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही मॉनिटर करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर भी सुन लीजिए, प्रेसिडेंट तो हमने पढ़ लिया था, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल एक ही मेंबर्स होते हैं, ऑल एमपीज। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के सभी एमपी पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पढ़ा था कि केवल इलेक्टेड एमपी, मतलब नॉमिनेटेड एमपी प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते हैं, और सभी राज्यों के एमएलए वोट देते हैं। मगर यहां पर वाइस प्रेसिडेंट में एमएलए वाला पॉइंट नहीं है, और वाइस प्रेसिडेंट में एमपीज सारे एमपीज हैं। इलेक्टेड एमपीज ऐसा नहीं लिखा हुआ, सारे एमपीज, मतलब नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही। क्लियर हो गया? इलेक्शन को जो मॉनिटर करने वाली संस्था है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सेम है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? तो पहला क्वालिफिकेशन, सर यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। यहाँ पे एलिजिबल लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 3 ये नहीं बोल रही है कि आपको राज्यसभा का मेंबर होना ही चाहिए, ये केवल इतना बोल रही है कि सर आप एलिजिबल होने चाहिए। एलिजिबल का मतलब राज्यसभा का मेंबर बनने की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं सर, वो क्वालिफिकेशंस आपके पास भी होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 एक तरीके से बोल देता है कि राज्यसभा के एमपी की जो क्वालिफिकेशन है वो पॉइंट नंबर 3 में सारी की सारी आपने केवल एक स्टेटमेंट लिखने से आपने एनरोल कर दी वो सारी क्वालिफिकेशंस। अब यहां पर एक इंसान बैठा है 2 पोस्ट पर, जो कि इंडियन पॉलिटी में अलाउड नहीं है, तभी मैंने एक्स ऑफिशियो वर्ड यूज किया है ना। एक्स ऑफिशियो वर्ड आपने तभी यूज किया क्योंकि एक इंसान बैठा है 2 पोस्ट पर। वाइस प्रेसिडेंट जो भी इंडिया का होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ऐसा लिखा हुआ है। मगर आपको सैलरी एट अ टाइम एक ही पोस्ट की मिलती है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो अब सवाल ये होता है कि सर वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी, पर्क्स, प्रिविलेजेस ये किस पोस्ट की मिलती है? तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी मेंशन है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इसको सैलरी किस पोस्ट की मिलती है? तो ये भी राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते इस इंसान को सैलरी मिलती है, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन है, इसको उस चेयरमैन वाली पोस्ट की सैलरी मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। केवल वाइस प्रेसिडेंट के लिए इतना ही पढ़ना था यार। इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस आपके पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएंगी, और अगर कोई डाउट है तो बेटा वो डाउट लिख के अपने पास रखिएगा। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। थैंक यू गाइस।